चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा। ठीक, पहला क्या दिया है। देखिए डीसी मोटर में जो आपका ईएमएफ होता है वो आपका बैक ईएमएफ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? बैक ईएमएफ। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईबी से। ठीक है, तो इसका समीकरण पूछ रहा है कि ईबी इज इक्वल टू 5 ZPL बाई 60A। दूसरा दिया है ईबी इज इक्वल टू 60A बाई 5 ZPL। और तीसरा दिया आपका 4.44 FN5 सभी। तो बच्चों आपका जो ये होता है ये आपका बैक ईएमएफ का होता है। ठीक, ये आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ है, ट्रांसफार्मर ईएमएफ। ठीक, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ होता है बेटा वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक होता है। और ये जो ईएमएफ होता है ये आपका होता है डायनेमिक। एक ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायनेमिक ईएमएफ का कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग और स्टैटिक ईएमएफ का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपका एसी होता है। ठीक, ये भी आपका एसी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डीसी मशीन में डमी कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, कम्यूटेशन के लिए, नन। तो देखो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर को लैमिनेट करते हैं। कोर को लैमिनेट करते हैं इससे वार्निश से। ठीक, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन के लिए हम लोग क्या करते हैं? डमी कॉइल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भैया ये क्वेश्चन जो है बूस्टर के रूप में किस जनरेटर का प्रयोग होता है। ठीक, देखिए बूस्टर कहाँ हो? ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। बूस्टर तो बोल दिया लेकिन कौन सी लाइन में? तो ये आपका होता है डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, तो भैया बूस्टर के रूप में कहाँ प्रयोग होगा? डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ये बूस्टर की तरह प्रयोग होता है। ये सेंटेंस हम लोग पूरा करते हैं। अब पूछा कौन सा जनरेटर? शंट। शंट का प्रयोग हम लोग करते हैं बैटरी चार्जिंग में। किसमें? बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और जो आपका ये सीरीज होता है इसका प्रयोग हम लोग बूस्टर में करते हैं। बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शंट जनरेटर है? ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, ये जनरेटर। तो बच्चों आपका शंट जनरेटर आपका ये है। ठीक, ये आपका शंट है, ये आपका सीरीज है, ये आपका कम, ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक, चलिए इन जनरेटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर वो होता है जिसकी फील्ड का एक्साइटेशन हम दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं। ये आपकी क्या हो गई? फील्ड हो गई।
और इसको एक्साइटेशन करें दूसरे सोर्स के साथ, दूसरा सोर्स आपका क्या हो जाएगा, बैटरी हो सकता है। ठीक, तो हमने यहाँ फील्ड को एक्साइटेशन किया और ये आपकी IF करंट हो गई और ये आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लोड लगा दिया। ठीक, तो ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपका ब्रश हो गया, ये आपका PG हो जाएगा। ठीक, ये आपका RL हो गया, ये आपका RL। ठीक, ये आपका RL लोड हो गया, ये आपका लोड। ठीक, तो बच्चे ये आपका क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, या कह सकते हैं पृथककारी DC जनरेटर। ठीक, इसका प्रयोग बच्चों क्या होता है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है और इसका अब यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज अब नहीं होता है। ठीक, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह कौन सा ऐसा DC जनरेटर है जिसका एक्साइटेशन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं, तो वो क्या होगा, आपका सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे शंट जनरेटर की। ठीक है, देखिए शंट जनरेटर बताने आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा शंट फील्ड। तो फिगर में अच्छा नहीं हो जाता। ठीक, और ये आपका हो गया आर्मेचर। सीधी लाइन खींचो, कहाँ भागे जाओ। ये हो गया आपका ब्रश, ये आपका आर्मेचर और ये आपका लोड हो गया बेटा। ठीक, देखिए ये होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को RSS से करेंगे। ठीक, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो लगभग 100 ओम रखा जाता है, 100 ओम के आसपास। ठीक, और इसमें क्या होते हैं, मोल टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, मोल टर्न्स। इसमें टर्न्स क्या होते हैं बेटा, मोल टर्न्स होते हैं। ठीक, और पतले तार यूज किए जाते हैं। कौन से, पतले तार। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, RSS हाई होता है। ठीक, इसकी तुलना में। ठीक, अच्छा, ये आपका क्या होगा, कार्बन ब्रश होगा प्लस माइनस, और ये आपका EG होगा। ठीक, इसका रेजिस्टेंस, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं RL। ठीक, ये लगभग क्या होता है, 1 ओम के आसपास रखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने, तो ये आपकी आर्मेचर करंट हो जाएगी और ये आर्मेचर करंट आपकी 2 करंट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ओके, और ये आपका RL हो जाएगा। ठीक, पहली बात ये क्या होता है, ये आपका सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड बनाने के लिए इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर कहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखे बात करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे वोल्टेज होगा और वो वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। ठीक, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है वो 2 करंट में डिवाइड हो रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू हो जाएगा IL प्लस ISH। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि EMF का इक्वेशन क्या होता है, तो अगर हम इसको भूल जाएं, और यहाँ पे लगा दें KVL। क्या लगा दें, KVL। ठीक, तो ये आपकी करंट क्या रहेगी, अब KVL लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यूं। ठीक, तो ये जाएगा माइनस का EG हो जाएगा, माइनस का EG प्लस
आई ए वोल्टेज ड्रॉप प्लस, इसको हम प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं, ठीक। तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू जी माइनस इक्वल टू 0। तो V माइनस ई जी इक्वल टू आई ए प्लस आर ए इक्वल टू जी। तो आई ए आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जी माइनस V हो जाएगा, ठीक। सो अगर हम इसकी बात करें ई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी V प्लस आई ए आर। तो इसमें ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, ई जी इक्वल टू 5Z Pn बाई 60A, ये भी एक होता है, ये भी आपको याद रखना है। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट, लोड करंट और शंट करंट के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये होगा V बराबर आई एस एच आर एस एच, ठीक। अच्छा, अब इसका प्रयोग हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लगभग नियत वोल्टेज का जनरेटर। क्या कहते हैं, नियत वोल्टेज जनरेटर, ठीक। क्योंकि इसका जो इस पे लोड का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। लोड होगा तो हल्का सा ड्रॉप होगा, ठीक। अच्छा, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, बेस्ट होता है। कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आदि में इसका करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डीसी शंट जनरेटर। शंट माने क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। शंट माने क्या होता है कि जब हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, शंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे सीरीज जनरेटर। देखिए सीरीज जनरेटर क्या होगा, ये आपका आर्मेचर हो गया, तो यहाँ पे हमने फील्ड वाइंडिंग लगा दी इसके सीरीज में। ये आपका RL हो गया, ये आपको बोलते हैं RSC। इसमें क्या होते हैं, कम टर्न, मोटे तार का प्रयोग करते हैं, मोटे तार, टर्न आपके कम होंगे, इधर दिख रहा है। चलो मैं बता देते हैं, ये आपका क्या होगा, प्लस ये माइनस, ये आपका EG, ये आपका RA, ठीक। तो यहाँ पे आपकी आर्मेचर करंट फ्लो होगी और यही आपकी IC हो जाएगी, ठीक। चलिए, और यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज मानते हैं, ठीक। तो बच्चों इसमें जो आपकी जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम टर्न होते हैं, कम टर्न, ठीक। और मोटे तार होते हैं, क्या होते हैं, मोटे तारों का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगी, ये जो करंट होगी वही ये करंट होगी, वही आपकी लोड करंट होगी। तो क्या कहेंगे, आर्मेचर करंट बराबर आपकी ISC बराबर आपकी IL, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें चलिए हम KVL लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस IARA प्लस ISE RSC
ठीक, प्लस V माइनस EG इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है आपकी करंट तो सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, I ए कॉमन ले लिया, हो जाएगा आपका RA प्लस RSE इक्वल टू जो हो जाएगा आपका EG माइनस V। ठीक है, सो RA प्लस RSE इक्वल टू हो जाएगा आपका EG माइनस V अपॉन IA। ठीक, अब देखिए इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग एज अ बूस्टर यूज करते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है, अब चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, किनके किनके बीच में होती है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ज़्यादा आपको डीपली देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे डीसी जनरेटर का पूरा 2-3 घंटे का पूरा लेक्चर डाला है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक, देखिए इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जनरेटर के। एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। एक होता है आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, देखिए मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आपका, ये आपका होता है ई नॉट और फील्ड करंट के बीच में। ई नॉट या कुछ बुकों में आपको वी नॉट मिलेगा। ठीक है, दोनों सही है। ई नॉट और वी नॉट के बीच में जो होता है वो आपका मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं। ठीक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाइए आप, ये आपका होता है ईजी और आईए के बीच में होता है। ठीक है, और जो आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो वी और आई एल के बीच में होता है। ठीक, तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर लीजिएगा किसके किसके बीच में होता है और कैसे होता है, ये मैंने लेक्चर डाला है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। तब तक आप मेरे लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। धन्यवाद। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं सीबीटी एग्जाम के लिए। अच्छा ये बताओ इसमें क्या आंसर होगा तुम लोग। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा को किस नियम से ज्ञात करते हैं? फैराडे के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, ओम का है। जनरेटर की बात कर रहे हो, क्या होगा तुम बताओ। देखो इसमें आंसर होगा आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। ठीक, देखो इसमें क्या होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। दाएं हाथ का नियम लगता है आपका डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में अगर हमको ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो हम लोग इसका यूज करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। ठीक, बाएं हाथ का रंग यूज होगा आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका डीसी जनरेटर हो गया या मोटर हो गया किसके नियम पे कार्य करता है? ठीक, तो फैराडे के नियम, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमने क्या बताया था,
फ्लक्स को कटना है, चाहे आपकी फील्ड मूवेबल हो या आपका आर्मेचर मूवेबल, कोई ना कोई एक चीज़ मूवेबल हो, दोनों कंडीशन में आपका फ्लक्स कटेगा। जब फ्लक्स कटेगा तो बाय द फैराडे लॉ E इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ये बताया था ना। तो ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा, ठीक है समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर में हम लोग ईएमएफ की डायरेक्शन किसके द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करेंगे और बाएं हाथ का नियम कहाँ यूज करेंगे, डीसी मोटर में। अगर ये आपसे पूछता है कि किस सिद्धांत पर काम करता है डीसी जनरेटर या मोटर, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। सीधा हाँ ये राइट, ठीक समझना है? अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब नए क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं। कह रहा है बहुत कंफ्यूजन वाला है, कह रहा है डीसी जनरेटर से डीसी सप्लाई लेने के लिए किसका प्रयोग होता है, स्लिप रिंग का, कम्यूटेटर का, ब्रश का, आर्मेचर। बताओ स्लिप रिंग तो होता है, देखो अब देखो बताते हैं। स्लिप रिंग जो होता है ये आपका एसी में यूज होता है, ठीक इसमें यूज होता है एसी में, ठीक स्लिप रिंग आपका एसी में यूज होता है, ठीक और बना किसका होता है, फास्फर ब्रॉन्ज, किसका, फास्फर ब्रॉन्ज। ये भी क्या लेता है, डीसी सप्लाई लेता है, ये आपका डीसी लेगा और एसी में निकाल देगा, क्लियर है? अब आते हैं ब्रश। ब्रश क्या करता है, ये आपका कार्बन एंड ग्रेफाइट का बना हुआ, ठीक इसका काम क्या है, बाहरी सर्किट को धारा देना, बाहरी सर्किट को धारा देना, ठीक कार्बन के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना देते हैं, 1 वोल्ट, कार्बन के लिए 1 वोल्ट देगा, ग्रेफाइट के लिए 0.5 वोल्ट, ये सब बताया हमने तुमको, ठीक। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर घूमता है, क्या है आर्मेचर, आपका रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करेंगे, सैथिल हानियों को कम करने के लिए, सैथिल हानियों को कम करने के लिए, और लैमिनेट क्यों करते हैं, लैमिनेट करेंगे एडी करंट को, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, WH इक्वल टू K H D max 1.6 FV, ये होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू के ई बी मैक्स एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी, क्लियर है? दोनों क्या आपकी कांस्टेंट लॉसेस है, ये भी पता होगा आपको, ये हमको क्या कहते हैं, कोर लॉसेस भी बोलते हैं। ये कहाँ होती है आपकी, यही बता देते हैं कहाँ होती है, आर्मेचर में होगी, ठीक। बचता है आपका कम्यूटेटर, इसमें आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर बचता है। कम्यूटेटर डीसी लेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी, ठीक। डीसी लेकर डीसी निकालेंगे ना, हाँ इसमें आंसर कम्यूटेटर ही होगा, कम्यूटेटर, ठीक है। ठीक कम्यूटेटर किसका बना होता है, हाइड्रोकॉपर, किसका, अरे देखो एसी जनरेट हुआ, ठीक। इस क्वेश्चन को समझो क्या कहना है, एसी जनरेट हुआ, इसने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया,
AC कर देगा या DC कर देगा, ठीक, लेगा ये, ठीक है। और किसका होना होता है, ये क्या करेगा, AC को DC में और DC को, मतलब अगर आपका जनरेटर होगा तो वहां पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, DC ले लेगा, ठीक, और AC में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और मोटर केस में क्या करेगा, AC लेगा, नहीं सॉरी, ये क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। जनरेटर के केस में AC लेगा, DC को कन्वर्ट कर देगा, ठीक। लेकिन और यहाँ पे क्या, मोटर केस में क्या है, DC को AC में कन्वर्ट कर, ठीक। ले तो रहा है, चाहे AC ले चाहे DC ले तो रहा है, DC ले रहा है, DC को AC में कन्वर्ट कर रहा है, तो वही बात कह रहा है, ठीक। ये किस में, AC को DC में किस में कन्वर्ट करेगा, जनरेटर में, मोटर कन्वर्ट, ठीक। स्लिप रिंग कहाँ होती है, स्लिप रिंग आपकी किस में होती है, अल्टरनेटर में होती है। अल्टरनेटर में कितनी स्लिप रिंग होती है, 1 हो गया। स्लिप रिंग अल्टरनेटर में 2 होती है और इंडक्शन मोटर में 3 होती है, ठीक। भूल गए, देखिए ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्भर करता है स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी पर, बनावट पर, कम्यूटेशन पर। बताओ, कम्यूटेशन तो एसी से डीसी या डीसी कन्वर्ट से कोई मतलब नहीं, बताओ बनावट से क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी से भी नहीं है, इसमें आंसर होगा स्पीड पे। जी हाँ, पढ़ना शुरू कर दो, तुमको सब भूल गए हो, ठीक। देखो कैसे, ईएमएफ का फॉर्मूला याद है, देखो ईएमएफ क्या होता है, इज इक्वल टू फाइव जेड टी एन बाई 60, ये आपका ईएमएफ होता है, क्या होता है, आर्मेचर में होता है, और क्या होता है, एसी होता है। क्लियर है इतना। अब हमने बताया था कि जो आपका ZT बाय 60A है, इसको हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, बताया था। तो क्या हो जाएगा, Eg इक्वल टू K टाइम्स 5n, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब इस इक्वेशन में देखो कहीं को फ्रीक्वेंसी दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका ईएमएफ ही तो हो गया, ठीक। ईएमएफ क्या होगा, वोल्टेज ही तो हो गया। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर, मतलब जो ईबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, स्पीड पे, तो इस पे आंसर क्या आ जाएगा, और जो तुम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है आपका सिंक्रोनस स्पीड 120 f/p, जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो आपको बताएंगे इंडक्शन मोटर में, अल्टरनेटर में, ठीक। तो जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर और फोर्स पर, ठीक। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं है, तो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड या फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक। समझ में, सब में क्वेश्चन। चलो जल्दी बताओ नया क्वेश्चन, कम्यूटेटर के किस भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग के तारों को सोल्डर किया जाता है, ब्रश, आर्मेचर, नन, राइजर, ठीक, राइजर होता है।
इसमें आपको क्या हो जाएगा राइजर। एक तुम लोग ने एमसीक्यू क्वेश्चन में एक फिगर भी दिया है और फिर पूछा ये क्या है, तो उसमें क्या आंसर राइजर है, ठीक है, इसमें राइजर है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि शंट जनरेटर, ठीक, कोई आपका शंट जनरेटर है, उसमें कह रहा है कि यदि फील्ड रेजिस्टेंस आपका 400 ओम और 200 वोल्ट आपका वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, ठीक, तो कह रहा है कि शंट करंट का मान क्या होगा, ठीक। तो पहले चलो शंट जनरेटर देख लेते हैं भैया कौन सी बला है। देखिए ये आपका शंट जनरेटर, शंट माना होता है समांतर, ठीक। शंट जनरेटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर जुड़ी हुई है, इसलिए इसको शंट जनरेटर कहते हैं। ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो गया, ठीक। ये हो गया आपका आरए, ये आपका आरए। यहाँ पे जो बोल रहे हैं वोल्टेज कितना दिया है उन्होंने 200 वोल्ट, यहाँ से मैंने जो वोल्टेज दे दिया है 200 वोल्ट, ठीक। और कह दिया है कि इसे देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है 400, ठीक। अब देखिए ये क्या है, इसमें लपेट ज़्यादा होते हैं, लपेट मतलब टंस ज़्यादा होता है और पतले तारों का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक, जिसके कारण क्या होता है इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक, समझ में। अब देखो यहाँ पे आपकी आर्मेचर करंट जनरेट होगी, तो यहाँ पे आपकी शंट करंट आ जाएगी और ऐसे ये आपकी लोड करंट हो जाएगी, आगे हो जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वहाँ ये यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा V = ISH × RSH, ठीक। तो हमको शंट करंट की वैल्यू निकालनी, मतलब ISH की वैल्यू निकालनी, तो ISH = हो जाएगा V/RSH, ठीक। वोल्टेज कितना दिया आपने 200 और बटे 400, 1/2 कितना है 0.5 एम्पीयर है, बिना सोचे उसका नहीं मान रखिए, तो इसका अंदर करेगा 0.5 में। बुक में ऑप्शन भी आपका 2 एम्पीयर दिए, गलत है, आपका 0.5 एम्पीयर रहेगा, ठीक है, नोट कर दो इसको, ऐसा हमने सॉल्व किया नहीं किया। देखिए बहुत ही अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारी कितनी है, देख छठा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। शंट जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान लगभग होता है और ये कंपटीशन क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। 100 ओम होगा, 1 ओम होगा, 10 ओम होगा, नन तो होगा नहीं, ठीक। तो ये देख रहे हैं आप, ये आपका शंट जनरेटर, ठीक।
ये आपका आर्मेचर का डिस्टेंस होता है, ये आपका आगे, ठीक। इसकी वैल्यू होती है लगभग 1 ओम। कितनी होती है? 1 ओम। तो ये क्या हो जाएगा आपका आगे हो जाएगा आर्मेचर का डिस्टेंस, ठीक। और इसका जो डिस्टेंस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RSH से, ठीक। तो ये होता है लगभग 100। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ा है कि पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ाया था R इज इक्वल टू R is directly proportional to L, R is directly inversely proportional to 1/K, ठीक। अब ध्यान दो कि इसमें पतले तार है तो इसकी लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसमें मोर होगा, मोर होगा ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना? लगभग 100 ओम होता है, ठीक। 100 ओम ज़्यादा नहीं है लेकिन है। और हमने बताया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, ठीक। तो इसमें जो टर्न्स होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होते हैं? कम होते हैं। और मोटे तारों का प्रयोग करते हैं, मोटे तार यूज करेंगे मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? इसीलिए क्या होता है, जो RSH होता है वो आपका लगभग 100 ओम रखा जाता है और RA हो जाता है वो लगभग 1 ओम रखा जाता है, ठीक। इसका आंसर बताओ, दिमाग लगाओ। अगर डीसी जनरेटर में अगर स्लिप रिंग लगा दिया जाए तो आउटपुट होगा। अगर कम्यूटेटर हम यूज करते हैं, अगर वहाँ पे हम कम्यूटेटर की जगह स्लिप रिंग लगा दे तो आउटपुट क्या होगा? डीसी मिलेगा, एसी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, बताओ। बोथ गड़बड़, मामला गड़बड़ है। देखो कम्यूटेटर किसका बना होता है? हाइड्रो कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है? डीसी जनरेटर होगा, डीसीजी मतलब जनरेटर, एम फॉर मोटर। ये क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और ये क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, मुझे पता है। और उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक। अब जो स्लिप रिंग होता है ये कहाँ होता है? डीसी में यूज होता है, डीसी जनरेटर और मोटर में यूज होता है, मतलब जो कम्यूटेटर होगा वो डीसी में ही यूज होगा, क्लियर है। अब आते हैं स्लिप रिंग पे। स्लिप रिंग आपका बना होता है फास्टर ब्रांच में होता है। ये कहाँ होता है? एसी जनरेटर और मोटर में यूज होता है। जहाँ पे एसी की बात आएगी वहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग यूज करेंगे, क्लियर है। ये क्या करता है? डीसी लेता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक। जो आपका अल्टरनेटर होता है उसमें 2 होते हैं और इंडक्शन मोटर में 3। लेकिन ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन जो मोटर होती है उसमें 3 होते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होंगे तो उसमें 0 होंगे, समझ में। अगर आपको पूछा जाए कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितने होते हैं तो 3 होते हैं, और अगर आपसे स्क्वायरल केज में पूछे तो वहाँ पे 0 होते हैं, ठीक। अच्छा, तो इसमें आंसर क्या होगा? हमको क्या डीसी लेता है और एसी में कन्वर्ट करता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एसी हो जाएगा। तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? एसी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो जैसे मान लो, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा
ट्रिकी है, ठीक है। अभी जैसे आपसे पूछा जाए कि मशीन का जो डीसी मशीन है उसका योग किसका बना होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग हमेशा क्या लगाओगे, कॉस्ट आयरन लगाओगे। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि बड़ी मशीनों में योग किसका बना होता है, यहाँ बड़ी की बात कर रहा है। और वैसे अगर पूछा जाए कि योग किसका बना तो आप हमेशा कॉस्ट आयरन पे लगाएंगे। समझ में आएगी बात। अब देखिए जो बड़ी मशीन होती हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी मशीन होती है उसमें जो आपका योग होता है वो किसका होता है, कॉस्ट स्टील का होता है, ठीक। और छोटी में कॉस्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। कॉपर का में बनता है कम्यूटेटर, ठीक। अच्छा योग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी चीड़-फाड़ कर देते हैं, ठीक। तो योग के बारे में देख लेते हैं। योग तो सुनना है किसका बना होता है। अब योग करता क्या है, ये क्या करता है, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। का रास्ता हमने तुमको बताया था, फ्लक्स में 5/2 बनते हैं, 2 बनते हैं, बताया था ना फिगर बना के। अच्छा और क्या काम है इसका, बाहरी अघातों से बताता है, बाहरी अघातों से बचाता है, पता चला। और जो दिन जो है हथौड़ा मार दिया कुछ से कुछ उसका तो काम खत्म। और क्या होता है, सभी भागों को धारी करता है, सभी भागों को धारण करता है। और क्या करता है, धूल धक्कड़ इन सबसे बचाता है, ठीक। तो योग के बारे में ये सब बातें होंगी, इसको आप, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में अवशिष्ट चुंबकत्व तो होता है 10% होगा, 2.5% होगा, 15% होगा और 25% होगा। देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व आपका डीसी जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड बनाता है। इसमें आंसर तो होगा आपका 2.5, ठीक। देखिए जो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ये आपका इसी के कारण क्या होता है, ये आपका सेल्फ एक्साइटेड होता है। क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड, ठीक। इसीलिए क्या होता है, ये सेल्फ एक्साइटेड होता है, ठीक। अब देखो जनरेटर को 2 पार्ट में बताया था तुमको, एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, मतलब ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वह कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर है जिसकी फील्ड को हम दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइटेड करते हैं, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जनरेटर आपका सेल्फ एक्साइटेड नहीं है। तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो है ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है, ठीक। अब भैया जब सेल्फ एक्साइटेड नहीं है तो इनको एक्साइट करने के लिए हमको बैटरी चाहिए या टरबाइन चाहिए, कुछ चाहिए डीसी सोर्स के लिए, तब इसकी फील्ड एक्साइटेड होगी, ठीक। तो ये क्या होता है, महंगे होते हैं और इनका यूज़ अब नहीं होता, बहुत पहले होता था लेकिन अब इनका यूज़ नहीं होता है। और इनका अगर हम देखें डायग्राम, देखें डायग्राम में बता देते हैं, इसका डायग्राम आपका ये होता है। छोटा सा चूना सा बनाएंगे, ये आपकी फील्ड हो गई, ये आपका आरएफ हो गया, ठीक। और ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका
ये आपका प्लस माइनस EG ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड होगा और ये होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड के आपके 3 पार्ट हैं। शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। ठीक है, ये सेल्फ एक्साइटेड है। ठीक, और इनका डायग्राम तो पता है आप लोगों को? पता है नहीं पता? कंपाउंड में 2 हो जाते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ठीक, इस शंट का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या होता है? बेस्ट होता है। क्या होता है? बेस्ट होता है। और इनका पुअर होता है। क्या होता है? पुअर। अगर आपसे पूछ लिया जाए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? VR% इक्वल टू V02 माइनस V2 अपॉन V2 टू 100। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। सबका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? एक होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपका। ठीक है, लेकिन वीडियो में तो मैंने बोल दिया आज के लिए लास्ट है, लेकिन मैंने कहा कि लोग कुछ और बता देते हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आपका CBT एग्जाम हो, चाहे आपका ड्राइंग हो, सबके लिए पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अयोध्या गए थे, इतना चले हैं पर दर्द हो गए सारे। अब कह रहा है कि दिए गए चित्रों की पहचान करो। अब बताइए कौन सा है, ये क्या है? सीरीज। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर। अब यहाँ पे देखो ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, ये पहले तो क्या कंपाउंड हो जाएगा, हो जाएगा आपका एक कंपाउंड जनरेटर। ये क्या है आपका? आर्मेचर। ये क्या है आपका? शंट। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ये आपका शंट जनरेटर। ये क्या आपका है? डिफरेंशियल नहीं, देखो हमने तुमको एक चीज पढ़ाई थी, देखो ये तो हो गया ना, इसमें तुम कंफ्यूज हो। ये क्या है? अच्छा ये बताओ पहले, ये आपका इंटरपोल्स है। क्या है आपके? इंटरपोल्स। अच्छा चलो इसको देखते कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट, लॉन्ग बना दिया ना, ये लॉन्ग हो गया और ये जोड़ दिया शंट, तो ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको यहाँ लगा दोगे, इसको जो है तुम यहाँ पे लगा दो, ये शॉर्ट शंट होगा। क्लियर है? ठीक, ओके।
चलिए सीबीटी एग्ज़ाम की कड़ी में आगे के क्वेश्चन हम लोग डीसी जनरेटर के डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फैराडे का नियम, बायो-सैमुअल का नियम और जूल का नियम। देखिए अब जब क्या होगा कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जब आपका आर्मेचर घूमता है, ठीक है, आर्मेचर घूमता है तो क्या करता है, वो फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैराडे का नियम इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक, तो इस नियम के कारण क्या होगा, आर्मेचर में बेटा आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन आपका क्या रहा है कि धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक, तो धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपकी ये उंगली हो गई, ठीक, ये आपका अंगूठा हो गया और एक ये उंगली। ठीक, ठीक है, इस तरह देखिए, किस तरह, इस तरह देखिए, इस तरह। ठीक, तो क्या होगा, ये जो है ये उंगली ये आपकी करंट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको, करंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, और ये जो उंगली है ये गति को रिप्रेजेंट करेगी, ये गति को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो है ये आपका फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपका फ्लक्स को या फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। अब आते हैं हम लोग जूल का नियम। बेटा तो जूल का नियम क्या होता है, जूल के नियम मतलब जैसे आपका कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसमें जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, उसमें हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो जो आपका जूल का नियम है, जूल का नियम भी पूछा गया है आपका, तो ये होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, या कह सकते हैं 0.24 आई स्क्वायर आर टी। ये आपका कहलाता है आपका जूल का नियम। ठीक, अब बायो-सैमुअल का नियम क्या है, बायो-सैमुअल का नियम हम लोग मैग्नेटिक, जैसे मान लीजिए बायो-सैमुअल का नियम है और बच्चों जो आपका बायो-सैमुअल लॉ है ये होता है आपका, बायो-सैमुअल में मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है डेल्टा बी। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मतलब कोई अभी आपका करंट एलिमेंट है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा उसको, वो ये होता है बायो-सैमुअल का नियम का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको चारों नियम बता दिए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गतिशील प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का प्रयोग होता है, डीसी जनरेटर में होगा, ट्रांसफार्मर में होगा, चोक में होगा, ट्रांजिस्टर में होगा। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी आपके ऑप्शन हैं उनका आपको कायदे से इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए गतिशील जो ईएमएफ होता है, डायनेमिक ईएमएफ,
देखिए ईएमएफ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। एक होता है आपका डायनेमिक, ठीक, और एक होता है स्टैटिक। ठीक, एक होता है आपका डायनेमिक ईएमएफ, एक होता है आपका स्टैटिक ईएमएफ। ठीक, अब देखिए डायनेमिक ईएमएफ का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? जनरेटर में, डीसी जनरेटर में करेंगे। ठीक, और इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? Eg इक्वल टू 5ZPN/60A। ये हो गया, सॉरी, डायनेमिक ईएमएफ। आपका जो स्टैटिक ईएमएफ होता है बेटा, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका डीसी जनरेटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इसमें डीसी जनरेटर हो जाएगा। स्टैटिक ईएमएफ आपका किस में यूज होता है? ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ठीक, और ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है E इक्वल टू 4.44 FN5। ठीक, ये आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ हो गया, और ये आपका डीसी जनरेटर का ईएमएफ होगा। और अल्टरनेटर में भी आपका डायनेमिक होता है। अल्टरनेटर का जो ईएमएफ होता है इसका फॉर्मूला होता है, बता देता हूं आपको, 4.44 kP kd ft। ये आपका अल्टरनेटर का ईएमएफ का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं हम लोग चोक पर। चोक क्या होता है? एक प्रकार का इंडक्टर होता है। क्या होता है? इंडक्टर। ठीक, ये क्या करता है? करंट को सीमित करता है, करंट को सीमित करता है। तथा वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपको पता ही होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोज जुड़े होते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में, आर्मेचर के साथ समांतर में, लोड के साथ सीरीज में, लोड के साथ समांतर में। देखिए पहले समझ लीजिए इंटरपोज का यूज क्यों करते हैं। देखिए इंटरपोज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंटरपोज या कंपलसेंटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है कि आपको आर्मेचर रिएक्शन को कम करना है। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग इंटरपोज या कंपलसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ये क्या होती है? आर्मेचर फील्ड को क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है, को न्यूट्रल करती है। ठीक है, ये क्या करेंगी? देखिए आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है उस पर आपका आर्मेचर का जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो अपना इफेक्ट डालता है, जिसके कारण क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है बेटा? जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा
ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उसको आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोज या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ये क्या करती है, आर्मेचर फील्ड को क्या करती है, न्यूट्रल कर देती है। ठीक, अब चाहे आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर लीजिए, चाहे आपका इंटरपोज कर लीजिए, ये क्या होती है, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। और यह क्या कहां पे स्थापित किए थे, पोल शू पर, पोल शू पर स्थापित किया था। ठीक, पोल शू क्या करता है, ये बना होता है आपका क्रॉस आयरन का, और ये क्या करता है, फ्लक्स को एयर गैप में समान रूप से वितरित करता है, समान रूप से वितरित करता है। ठीक, आर्मेचर रिएक्शन बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, एक होता है क्रॉस होता है, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत दक्षता का सूत्र होता है EBIA अपॉन BI BHP इंटू 735.5 अपॉन EBIA BHP इंटू 735.5 अपॉन BI। देखिए चलिए सबके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए जो पहली है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होती है, वो होती है आपकी EBIA अपॉन BI। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। जो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, ये होती है आपकी BHP इंटू 735.5 अपॉन EBI। ये आपकी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मतलब यांत्रिक दक्षता। ठीक है, एक होती है आपकी व्यावसायिक दक्षता। तो व्यावसायिक दक्षता होती है आपकी BHP गुना 735.5 अपॉन BI। ये तीनों दक्षता आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या होगी। ठीक है, 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 6 होगी। ठीक, देखिए सिंप्लेक्स बाइंडिंग, तो बच्चों इसमें सिंप्लेक्स बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या जो होगी आपकी, वो होगी आपकी इसमें लास्ट ऑप्शन लिख लीजिए आप, A बराबर E। ठीक, देखिए क्या होता है, देखिए बाइंडिंग आपकी एक होती है आपकी सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग,
ठीक है। उसके बाद होती है आपकी डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग। इसके बाद में आपकी ट्रिप्लेक्स लैब बाइंडिंग होती है। ठीक है। एक होती है क्वाड फ्लेक्स लैब बाइंडिंग। ठीक। अब देखिए जो सिंपलेक्स लैब बाइंडिंग होती है उसमें जो आपके समांतर पथ होंगे वो पोल्स के बराबर होंगे। ठीक है। समांतर जो पथ होंगे वो क्या होंगे, पोल्स के बराबर होंगे। और इसमें ब्रशों की जो संख्या होगी, इसमें हेडिंग डाल दी समांतर पथ, और ये डाल दीजिए आपका ब्रशों की संख्या। ब्रशों की संख्या देखिए जो चीज मैं बताता हूँ उसको आप ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रश होंगे वो हो जाएंगे ए बराबर, ठीक। अच्छा, डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर 2p होता है, ए बराबर 2p होता है। ठीक। तो इसमें ब्रशों की संख्या क्या होगी, 2p होगी। ठीक। इसमें क्या होता है, ए बराबर 3p होता है, तो इसमें ब्रशों की संख्या क्या हो जाएगी, 3p। और इसमें क्या होता है, ए बराबर 4p होता है, ए बराबर 4p होता है, तो इसमें ब्रशों की संख्या क्या हो जाएगी, 4p हो जाएगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ए बराबर p हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज हमने आपको बताई है, इसको नोट कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन आपसे वेव बाइंडिंग में करके पूछ ले, कह ले कि सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या होगी 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 6 होगी, ए बराबर t होगा। तो देखिए सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग, सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग, सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग, इसमें क्या होंगे आपके जो समांतर पथ होंगे कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। समांतर पथ आपके कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। ठीक। तो ब्रश कितने होंगे बेटा आपके, इसमें ब्रश होंगे आपके 2। कितने होंगे, ब्रशों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक। आप इसी तरह आपका डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, इसमें समांतर पथ होंगे आपके 4, तो पोल्स की ब्रशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक। अब आते हैं ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग में, इसमें हो जाएगा आपके समांतर पथ 6, तो ब्रश कितने हो जाएंगे आपके, 6 ब्रश हो जाएंगे। ठीक। और क्वाड्रप्लेक्स में क्या होंगे, वेव में यहाँ पे आपके समांतर पथ क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, आपके ब्रश हो जाएंगे आपके, तो नोट कर लीजिए। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2।